हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हमारा लेसन चल रहा है 9th क्लास का साइंस का, खाद्य संसाधनों में सुधार। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन जो है शुरू किए थे। उसी सीरीज में हमारा ये जो है दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आज कराएंगे जो हमारा खाद्य संसाधनों में सुधार लेसन है, उसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी की बुक है, बोर्ड की बुक है, हरियाणा बोर्ड की बुक होती है। उसके पाठ के बीच बीच में कुछ प्रश्न दिए होते हैं हमारे पास, पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। तो आप जो है बिल्कुल ध्यान से कीजिए और उनको कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर वो आपको जो है याद करने में काम आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बिना टाइम गवाए अपना लेसन शुरू करते हैं। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, खुद का चैनल है। ये हमने चैनल जो है आज, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल में आना संभव नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को वीडियो बनाकर भेजे जाएँ, तो ताकि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए और दूसरे बच्चों को भी बोलिए कि वीडियो ज़रूर देखें और यहीं से समझें। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो हमारा आज का प्रश्न नंबर 1 है, ये आपके सामने है बिल्कुल। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा जो पाठ्य पुस्तक का जो बीच में दिए होते हैं ना, जैसे हम कोई लेसन शुरू करते हैं तो उसके बीच में क्वेश्चन आंसर होते हैं। आप अपनी जो है बुक्स निकाल के, साइंस की जो हमारी बोर्ड की, हरियाणा बोर्ड की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसके बीच में कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं। आज उनको हम करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अगर हम मोटी सी भाषा में बात करें तो हमें कोई भी जब हम खाना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा हमारे पास जो मिलती है, ऊर्जा जो है कई रूपों से हमें प्राप्त होती है। उसके लिए हमारे पास कई तरह की जो है पोषक तत्व होते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो सबसे पहले जो हमारा अनाज है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे ज़्यादा। अनाज में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको नोट कर लीजिए। और जैसे हमारे पास अनाज में गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तो ये सारे के सारे अनाज, और अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। और दूसरा ये बात ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में ही होती है। तो जितना हम अनाज ज़्यादा खाएंगे हमें ऊर्जा उतनी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा जो हमारे पास दाल दी गई है, दाल में जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और प्रोटीन हमारे किस काम आता है? प्रोटीन से जो है हमारी जो कोशिकाएं होती है उसका निर्माण होता है। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं या जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जैसे जैसे आप हो, तो आपकी बॉडी में ग्रोथ करते हैं प्रोटीन, इसलिए हमें प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा ये दालों में मिलता है। अगर दाल नहीं मिलती तो आप दूध भी पी सकते हैं, दूध में भी प्रोटीन होता है। और जो हमारी मोस्टली फल जिसको बोलते हैं ना, फली वाली दालें होंगी, उनमें भी हमारे पास जो जैसे मटर है, हमारे पास मूंग दाल है, चना दाल है, तो इन सब में क्या है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा मोस्टली सोयाबीन में होती है, और इसलिए सोयाबीन हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास फल और सब्जियां। फल और सब्जियों में मिनरल ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल, यानी कि जिसको हम खनिज लवण प्राप्त, खनिज लवण बोलते हैं, उसमें सब फल और सब्जियों में ज़्यादा होते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई भी सब्जी लेंगे हम, जैसे मिनरल, मिनरल से आप क्या समझते हैं भी? जैसे आयरन, फास्फोरस, जिंक, तो इस तरह के जो हमारे पास पोषक तत्व होते हैं उसको हम मिनरल बोलते हैं। विटामिन हमें मिलते हैं, फलों से मिलते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिनों के प्रकार हैं। जैसे नींबू है हमारा, जो खट्टे फल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो फलों से हमें विटामिन मिलते हैं और सब्जियों से भी मिलते हैं और खनिज लवण भी मिलते हैं। तो कुछ मात्रा में इनमें प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो इस तरह से हम, हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड।
सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैविक और अजैविक। पहले आप जैविक और अजैविक समझिए क्या होते हैं। जैविक का मतलब जो जीवित जीवों से हमें प्राप्त होते हैं, जो जो मतलब जिसमें कुछ जीवों के गुण होते हैं। और अजैविक का मतलब जिसमें जीवों के अवशेष नहीं होते, यानी कि जो सांस नहीं लेते, जैसे पत्थर हो गया, इस तरह की चीज़ें अजैविक कारक में आती हैं। और जैविक में होते हैं हमारे जैसे मतलब जीवित चीज़ कोई भी ले सकते हैं जो मतलब श्वसन करती है, सांस लेती है, उसको हम जैविक मानते हैं। इनके जीवों के अवशेष होते हैं लगभग वो। तो जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, फसल हमने बो दी है। तो उसमें जैविक कारक कौन से होंगे, तो जैविक कारक का मतलब सीधी सी बात है, कीट हो सकते हैं, रोग हो सकता है, कोई भी निमेटिड हो सकता है, ये जैविक कारक होते हैं। और अजैविक कारक का मतलब जो जीवों से संबंधित नहीं है, तो जैसे भी गर्मी पड़ गई, फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, पाला पड़ गया, तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो अजैविक कारक होती हैं। तो फसल के खराब होने के हमारे पास दो ही कारण हैं, या तो जैविक होगा या अजैविक होगा। जैविक में जैसे कोई बंदर भी आ जाता है फसल में, वो भी खराब कर सकता है हमारे पास। जैविक में चूहे होते हैं, वो भी कर सकते हैं खराब। तो ये जैविक और अजैविक कारक इस तरह से हमारे अलग अलग होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो कीटों का संक्रमण होगा तो उससे अनाज के भार में कमी आ सकती है, और उससे क्या होगा, अंकुरण भी खराब हो जाएगा, उसकी अंकुरण क्षमता खराब हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। और बदरंग, बदरंग का मतलब होता है उसका रंग बदल सकता है, जिसको हम डीकलरेशन बोलते हैं। और बाजार मूल्य में भी हानि होगी, यानी कि हमें मूल्य भी कम मिलेगा यदि जैविक कारक या कोई भी हमारे पास अजैविक कारक फसलों को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है। तो ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण गुण जो है चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। तो कहने का मतलब क्या है, भी हमने फसल की जो है हमें इस तरह से बोना है कि हमें ये देखना है भी हमें फसल किस लिए चाहिए। अब मान लो हमें अनाज के लिए फसल चाहिए, तो हम छोटी फसल बोएंगे जिसका मतलब लेंथ कम होती है, ऊंचाई कम होगी। गेहूँ है जैसे हमारे पास छोटी की बोने पौधे भी आते हैं। और यदि हमें चारे के लिए चाहिए, तो चारे के लिए तो हमारे पास ऐसी फसल होनी चाहिए जो थोड़ी बड़े भी हों, जिसकी शाखाएं भी हों। तो इसको बोलते हैं हम ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। मतलब हमें अपनी इच्छा के अनुसार उसमें वो गुण ले आए जो हम चाहते थे। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त होते हैं, ये हमें पता है, क्योंकि जब भाई बारिश आती है, तूफान आता है, तो नहीं पौधे गिरेंगे। और फसलों को उगाने के लिए कम पोषक की भी जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन करने में सहायक होती हैं। तो सस्य विज्ञान का मतलब हम क्या लेंगे आम भाषा में, भी एक ऐसी फसल का जो है चयन करना है हमें जो हमारी सुविधा के अनुसार। अगर अनाज के लेते हैं तो छोटी बोने पौधे होने चाहिए, और यदि हम पशुओं के लिए यूज़ करते हैं, घास के लिए यूज़ करते हैं, तो वो बड़ी होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वृहत पोषक तत्व क्या, और इन्हें वृहत पोषक तत्व क्यों कहते हैं। वृहत नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, वृहत माने ज़्यादा, बड़ा। वृहत माने क्या होता है, ज़्यादा या बड़ा। और इन्हें वृहत पोषक तत्व को क्या कहते हैं, क्योंकि जब बात ही बड़ी आ गई तो बड़ा ही बोलेंगे, बड़े को बड़ा बोलेंगे, छोटा थोड़ी बोलेंगे हम। तो इसलिए हम इसमें आंसर देखते हैं क्या कहते हैं। पौधों को अनेक पोषक पदार्थ मिट्टी से मिलते हैं, ये बात क्लियर है। पौधे जो हैं पोषक तत्व मिट्टी से ग्रहण करते हैं, ये हमें पता है। और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से वो क्या लेते हैं हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश लेते हैं, वो वहाँ से लेते हैं। और मिट्टी से लेते हैं, जल लेते हैं, वो कार्बो जो हमारे पोषक तत्व हैं उनसे वहीं से ग्रहण करते हैं। तो इनमें कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिसकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको बोलते हैं वृहत पोषक तत्व। तो जैसे नाइट्रोजन है सबसे ज़रूरी, उनके लिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल होते हैं, वृहत पोषक तत्व बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा में उनको ज़्यादा जरूरत होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में इनकी जरूरत होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वृहत पोषक तत्व। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। अभी देखिए हम प्रकाश संश्लेषण का भी जो है लेसन करते हैं, उसमें भी हमने जो है पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, बात सेम वही है हमारे पास। तो प्रकाश संश्लेषण को हम जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो तना मतलब ज़मीन से ऊपर होगा, और एक ज़मीन के नीचे होगा। जो ज़मीन से ऊपर है उसका काम अलग है, उसका काम है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के साथ संपर्क बनाए रखना। मतलब वो वायुमंडल से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं।
और पानी से वो हाइड्रोजन भी लेंगे और ऑक्सीजन भी ले सकते हैं वो वहाँ से, क्योंकि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। मिट्टी से दूसरे पोषक तत्व भी लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, इस तरह के पोषक तत्व लेते हैं। जो वृद्ध पोषक तत्व की बात हमने अभी की थी। मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, जो जड़ों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित का मतलब उनको ग्रहण करना, एक तरह से अपने अंदर ढाल लेना, उसको हम बोलते हैं अवशोषित। और जाइलम उत्तक के द्वारा, जो देखिए पौधों में जाइलम उत्तक होता है जो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। मतलब जाइलम एक ऐसा उत्तक है जो पौधे के अंदर जो है, जो तने के अंदर, पत्तियों के अंदर गति करता है और जो जड़ों से लेगा, मतलब कोई भी इसमें मटेरियल होगा, जो भी पोषक तत्व होगा, उनको ग्रहण करता है और पूरे उसमें फैला देता है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। फिर देखिए हमारे पास एक तो खाद होता है, एक उर्वरक होता है। इसमें डिफरेंस क्या है, पहले आपको मोटा मोटा बता देते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। जो जैसे खाद होती है, हम जो है घर पर भी बना सकते हैं, मतलब ये लोकल होती है, हम स्थानीय स्तर पर बनाई जाती है। और ये कूड़ा करकट, गोबर, गली सड़ी घास फूस से बनाकर हम खुद तैयार करते हैं। लेकिन वो जो उर्वरक होते हैं उनको फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, विशेष केमिकलों के द्वारा तैयार किया जाता है, और उसमें विशेष पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन का उर्वरक अलग हो गई, फास्फोरस के अलग हो गई। लेकिन जो खाद होती है, खाद हमने खुद बनाई है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो कहने का मतलब खाद तो हम लोकल भाषा में ही कहेंगे खुद बनाते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और उर्वरक हमारे फैक्ट्रियों में बनकर तैयार होते हैं। तो इनमें जो अंतर क्या है, नंबर एक, जो खाद होती है जिसको हम मैन्योर भी बोलते हैं, ये हम गोबर, गले सड़े पौधों से भी बना सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये हमारे पास, ये गोबर, गले सड़े पौधे जैसे कि प्राकृतिक पदार्थों से बनती है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, पत्तियाँ भी हो सकती हैं, घर के जो किचन का सामान है वो भी हो सकता है, और कूड़ा करकट भी हो सकता है। मतलब जो भी नेचुरल चीज़ जो होगी उसी से हम खाद बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो उर्वरक हैं ये क्या है, कृत्रिम पदार्थ होते हैं जो हम घर पर नहीं बना सकते बल्कि कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये पहला हमारा अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, ये मतलब जो खाद है मुख्यतः कार्बनिक होती है। ये ध्यान देखिए, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जो खाद होती है वो कार्बनिक होती है, यानी कि ऑर्गेनिक होती है। जबकि जो हमारे ये दूसरे उर्वरक होते हैं वो मुख्यतः अकार्बनिक होती है, यानी कि इनऑर्गेनिक होती हैं। तीसरा पॉइंट, ये अधिक स्थान घेरते हैं। अब देखिए भाई, मान लो हमारे पास कूड़ा करकट है, अब वो तो क्या पता कितनी कितनी जगह घेरेगा, तो मतलब वो ज़्यादा जगह घेरती है। और ये उर्वरक होते हैं वो जगह कम घेरते हैं। मान लो एक कट्टा ले लेते हैं, एक बोरी ले लेते हैं, थोड़ी सी जगह में आ जाएगी। और चौथा पॉइंट, ये नमी के अवशोषण से खराब नहीं होते। भाई खाद है, जितनी नमी मिलेगी उतना अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। लेकिन उर्वरक में यदि नमी आ गई तो वो पिघल सकता है, उसमें अन्य तरह की जो है मतलब वो खराब हो जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है, इनमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में नहीं होते। मतलब नेचुरल होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होते। लेकिन उर्वरक, क्योंकि हम इसको खुद बनाते हैं, तो उसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा हमारी ज़रूरत के मुताबिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो हमारे लिए काम की बातें हैं। छठा पॉइंट, खाद जो है पोषक विशेष नहीं होती, ये केवल मिट्टी के सामान्य प्रभाव को पूरा कर सकती हैं। मतलब हमें जैसे नाइट्रोजन चाहिए, तो उसमें क्या पता नाइट्रोजन है नहीं है, वो तो चेक करवाना पड़ता है। लेकिन उर्वरक में विशेष होते हैं। अभी नाइट्रोजन की खाद अलग होगी, जैसे यूरिया है हमारे पास, फास्फोरस की खाद अलग होती है, पोटेशियम की अलग होती है। तो अलग अलग पोषक तत्वों के लिए अलग अलग उर्वरक बनाए गए हैं। मतलब जो मिट्टी को जरूरत होगी हमें उसमें वही डाल सकते हैं। सातवां, खाद जो है मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती हैं, उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस नहीं प्रदान करती। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, एक तरह से नमी होती है। ह्यूमस का मतलब, ह्यूमस वैसे होता है भी जैसे मिट्टी में जो घास फूस होता है वो उसको हम ह्यूमस की भी मात्रा कह सकते हैं। 8th क्वेश्चन, मतलब 8th पॉइंट क्या है, खादें मिट्टी के गठन को प्रभावित करती हैं जिससे मिट्टी में पोषक तत्व थामे रखने की क्षमता बढ़ जाती है। और 9वां, उर्वरक मिट्टी के गठन को प्रभावित नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट पॉइंट क्या है, खादें जल में अघुलनशील होती हैं जिससे फसलें पौधों के द्वारा इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है।
लेकिन उर्वरक तो पानी में बिल्कुल एकदम से घुल जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं और शोषित कर लिए जाते हैं जल्दी ही। तो ये था हमारा खाद और उर्वरक मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में सबसे अधिक लाभ होगा। तो पहला पॉइंट कहता है, देखिए, किसान उच्च कोटि के बीजों का उपयोग करे, सिंचाई न करे अथवा उर्वरक का उपयोग करे। अभी देखिए भैया, हम देखते हैं भाई उसने अच्छे बीज लगा दिए, बढ़िया बीज लगा दिया और उसमें पानी दिया नहीं, सिंचाई ना की, तो फिर फ़ायदा क्या फसल बोने का। उर्वरक का उपयोग ना करे तो फसल अच्छी नहीं होगी। दूसरा बोलता है ये, किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे। अब इसमें ठीक है, लेकिन पहले से ठीक है, जो पहला पॉइंट है उससे ये ठीक है, भी सिंचाई भी कर रहा है, उर्वरक का भी उपयोग कर रहा है, तो उससे तो ठीक है ये। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करे, सी में कहते हैं अच्छी किस्म के बीजों का वो प्रयोग करता है, तो इसमें से कौन सा पॉइंट बनेगा। तो देखिए, किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल की सुरक्षा की विधियां अपनाएं, केवल इसी परिस्थिति में हमें ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि उच्च कोटि के बीज होने पर भी जब तक सही तरीकों से सिंचाई उर्वरक का प्रयोग करें, फसल की सुरक्षा नहीं की जाए तो उत्पादन में कमी आ जाती है। अभी मान लो, एक बात सुनिए मेरी बात, अब एक बच्चा इंटेलिजेंट है और एक बच्चा एवरेज है, कमज़ोर है पढ़ाई में। अब इंटेलिजेंट बच्चा मान लो पढ़ेगा ही नहीं सारा साल, तो वो पास कैसे होगा, उसको ज्ञान कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं करा। लेकिन एक कमज़ोर बच्चा है, डेली पढ़ता है, पेरेंट्स का कहना मानता है और स्कूल में जो काम मिलता है उसको भी पूरा कर लेता है, तो फिर अच्छा बच्चा कौन है, वो इंटेलिजेंट है या जो कमज़ोर बच्चा है। तो कमज़ोर बच्चा अच्छा है, क्योंकि वो अपना काम पूरा कर लेता है। तो इसी तरह हमारी जो फसलें हैं, जब हम बोते हैं तो हमारे पास फसल में अच्छा बीज भी होना चाहिए, सिंचाई भी हमें करनी है समय पर, उसको काटना भी है समय पर और उसमें खाद भी डालनी है। तो जब तक हम खाद नहीं डालेंगे तो बीज भी अच्छा तरह से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है। भाई हमें मान लो फसलों की सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए निरोधक विधियां, मतलब जो हमें फसल में जो है कई बीमारियां लग सकती हैं उनसे बचाना है, जैव जैव नियंत्रण करना है हमें, तो इसको हम अच्छा क्यों समझेंगे। देखिए कारण क्या है, पीड़कों पर नियंत्रण के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग किया जाता है। ग्रीष्म काल में हल से जुताई की जाती है, पता है ये, लेकिन आजकल हल नहीं है, तो कृत्रिम चीज़ें काफ़ी आ चुकी हैं। गहराई तक जुताई करने से खरपतवार और पीक नष्ट हो जाते हैं। मतलब मिट्टी की जुताई करते हैं तो हम उसको गहराई से खोदेंगे तो खरपतवार ख़त्म हो जाएगा। खरपतवार हमने कल भी बताया था क्या होता है, मिट्टी में अनावश्यक रूप से जो है पौधे उग जाते हैं जिसकी हमें नहीं जरूरत है, घास फूस खासकर, तो वो खरपतवार हो जाता है। यदि हम उसको अच्छी तरह से जुताई करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। यह एक प्रकार की निरोधक विधि है। तो ये निरोधक पूछा ना, निरोधक विधियाँ, तो निरोधक विधि है हमारी एक भी जो है, खेत की जुताई अच्छी तरीके से करें, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करें, तो ये इससे जो है खरपतवार खत्म हो जाएगा। और जैव नियंत्रण विधि में जानबूझकर कीटों या अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है जो खरपतवार को खासकर नष्ट कर देता है, जैसे प्रिंकले पियर कैक्टस। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, आप समझ गए होगा ना। जो जैव नियंत्रण का मतलब क्या है, जीवों पर नियंत्रण करना है। तो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे कीटनाशक, जिसको हम कीटनाशक भी बोलते हैं, कीटनाशक, पीड़कनाशक, अलग अलग नामों से जो है कंपनियां बनाती हैं, और वो यदि हम फसलों में छिड़क देते हैं तो जिस फसल को हम ख़त्म करना चाहते हैं वो उसी को ख़त्म करेगी। खरपतवार नाशी भी बोलते हैं, कई बार खरपतवार नाशी भी बोल देते हैं। अब जैसे मान लो कांग्रेस घास है, कांग्रेस घास को नाश करने के लिए अलग से पीड़कनाशी आई है, अलग से जो केमिकल आए हैं, तो ना उसके ऊपर छिड़केंगे तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम जैव नियंत्रण को अच्छा मानते हैं, इसके लिए हम
अब जब हम जैव नियंत्रण को न अपनाने से निम्नलिखित क्षति होती है। नंबर 1, फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, फसल का वजन कम हो जाता है, अंकुरण की क्षमता कम हो जाती है। तो इन सब कारणों से उत्पादन की कीमत भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्वेश्चन हमारा, भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। भंडारण समझते हैं आप भी, हमने फसल को बो भी लिया, सिंचाई भी कर ली, उसको काट भी लिया और सब कुछ हमने कर लिया, तो अब बचता है हमारे पास भंडारण। तो भंडारण करना बहुत ज़रूरी है। अब उसको पूछता है भी जो भंडारण करते हैं उसमें कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहला हमारा कारक कीट होता है, कृंतक, कवक, चींचड़ी, जीवाणु। तो ये हैं जो हमारे फसलों को, जो भंडारित की हुई फसल है यानी कि जो भंडारित अनाज है उसको खराब कर देते हैं। अजैविक कारक भी हो सकते हैं, जैसे मान लो आपने बोरी में जो है गेहूँ डाल के रख दी, ऊपर से बारिश होगी तो वो अजैविक कारक हो गया ना, उसको खराब कर देगा, नमी उसके अंदर आ जाएगी, तापमान का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास हैं अजैविक कारक। ये कारक तो इससे क्या होगा, खराब हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा, वजन में भी खराबी हो जाएगी, अंकुरण की क्षमता भी कम कर देते हैं, इस तरह के जो हो देते हैं, और उसको बदरंग कर देते हैं, उसका रंग भी बदल जाता है। और जब ये लक्षण ले होंगे तो हमारी कीमत भी कम हो जाएगी, यानी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधियां जो हम लाते हैं और कौन किसका उपयोग किया जाता है और क्यों करते हैं। अभी देखिए, हमें पशुओं की नस्ल सुधारनी है, और फसल नस्ल सुधार को हम क्रॉस ब्रीडिंग भी बोलते हैं, नस्लों में संकरण बोलते हैं। तो मोस्टली विदेशी नस्ल की, हमारे पास देसी नस्ल की, दोनों तरह की होती है, उनको मिला के एक नई फसल मतलब जनरेशन तैयार होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग भी बोलते हैं। विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस, तो ये हमारे पास पशु हैं। स्विस में दुग्ध श्रावण काल लंबा करते हैं, जबकि देसी नस्ल जैसे रेंड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक होती है। अतः इनके संकरण से एक नई संतति प्राप्त होती है, जिससे दोनों प्रकार के अच्छी गुण हमारे पास मिल जाते हैं। मतलब क्या है भी, एक तो हमारे पास विदेशी नस्ल की गाय है और एक देसी नस्ल की गाय अपनी, तो दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करा के एक नई जो है हमें तैयार कर ली। अब उसका कारण क्या है, जो विदेशी नस्ल की है वो तो दूध ज़्यादा दे रही है, और जो हमारी देसी नस्ल है उसकी क्षमता, उसको रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। अब दोनों को मिला के एक नया जो है जीव तैयार कर लिया, तो उस विधि को हम बोलते हैं ऐच्छिक विज्ञान गुण भी बोलते हैं, और उसमें रोधक क्षमता बढ़ जाती है और दूध भी ज़्यादा देंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन है, जो अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्या कारण है। तो जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, यानी कि जो मुर्गी के फार्म होते हैं हमारे पास, ऐसे कृषि उत्पादों को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, जैसे चावल के दाने, ज्वार बाजरा आदि के दले हुए दाने। कुक्कुट इन्हें खाकर अंडा और मांस संश्लेषण कर देते हैं, जो उच्च कोटि के पशु प्रोटीन होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो लाभदायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या अंतर है। एक तो हम पशु पालते हैं घर में, और एक कुक्कुट पालते हैं, मतलब मुर्गियां पालते हैं। तो आप इसका आंसर खुद भी दे सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, दोनों के पशुपालन और उसमें क्या अंतर है। सीधी सी बात है, अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, पशुपालन और कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में कुछ तो हमारी समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। समानताएं भी देखिए, दोनों में ही संकरण से श्रेष्ठ जातियां प्राप्त की जाती हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन दोनों में किया जाता है, ताकि हमारे लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थ दे सकें और उसमें गुणवत्ता भी ज़्यादा हो। कॉमन पॉइंट ये होगा। दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों को अनेक कारणों से अनेक रोग हो जाते हैं। अभी पशुओं में भी रोग हो जाता है और मुर्गियों में भी रोग हो जाता है, तो दोनों को बीमारी तो लगती ही है जब हम लार्ज स्केल पर किसी चीज़ को बनाते हैं। और बचाव के लिए उचित प्रबंध करना पड़ता है दोनों के लिए, और दोनों को जो है अच्छा खाना देना पड़ता है, अच्छा आहार देना पड़ता है, और इससे उनकी मृत्यु दर कम हो जाती है यदि हम उसको
अच्छा ध्यान देंगे, उनके पर खाना अच्छा देंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, उत्पादन की गुणता गुणवत्ता भी बनी रहती है। उनके आवास में उचित ताप देना होगा, स्वच्छता देनी होगी, प्रबंधन समान रूप से करना होगा। तो और कई बार जो है बीमारियां उनको लग जाती हैं, उनको बचाने के लिए टीके भी लगवाने पड़ते हैं ताकि उनके अंदर कोई बीमारियां न लगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, ब्रॉयलर और अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है, उनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करें। ब्रॉयलर मांस प्रदान करते हैं जबकि लेयर अंडे देते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये हमारे पास मुर्गियों की किस्म है, तो एक तो ब्रॉयलर होती है और एक अंडे देने वाली। तो अब ब्रॉयलर का यूज हम करते हैं अभी हमें मांस के लिए, क्योंकि वो हष्ट पुष्ट होंगी, और जो अंडे देने वाली ले उसको हम करते हैं लेयर अंडे देते हैं। लेयर को रहने के लिए पर्याप्त स्थान, प्रकाश, पौष्टिक दोनों देना चाहिए। भाई जो लेयर है उसके लिए तो हमें अच्छा जगह देनी पड़ेगी, प्रकाश देना पड़ेगा, पौष्टिक मतलब सब कुछ उसको देना पड़ता है। जबकि ब्रॉयलर जो होती है उसको प्रोटीन, वसा तथा विटामिन ए और के से युक्त कुक्कुट आहार देना चाहिए। ब्रॉयलर की जो मृत्यु दर कम है लेकिन लेयर की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। जो ब्रॉयलर होती है 6-7 सप्ताह में मांस के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि लेयर 20 सप्ताह के बाद अंडे दे सकता है। तो ये है दोनों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियाँ कैसे प्राप्त की जाती हैं। भाई सिंपल क्वेश्चन है, भाई मछलियाँ कैसे प्राप्त की जाती हैं। अगर यदि हम लोकल बात करें तो मछलियाँ पालनी है तो पानी चाहिएगा, जगह चाहिएगी, तालाब टाइप बनाना पड़ेगा, फिर मार्केट से जो है मच्छियों का बीज लेके आना पड़ेगा, उसके अंदर डालना पड़ेगा, उनको खाना देना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट, ये सीधा सा तरीका है। तो इसके अंदर क्या कहता है, ये मछली समुद्री जल और ताज़े दोनों से प्राप्त की जाती हैं। समुद्र से भी मिलती हैं और ताज़ा पानी आता है जो हम उससे मिल जाती है। ताज़ा जल नदियों और तालाबों में होता है। मछली पकड़ना, मछली संवर्धन समुद्र ताज़े पानी की पारिस्थितिक तंत्र में किया जाता है। मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नाव से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह को पता लगाकर उन्हें जाल से पकड़ा जा सकता है। ये है मछलियाँ कैसे प्राप्त की जाती हैं। अभी दो तरीके हो गए हमारे पास, समुद्र के जल से भी प्राप्त कर सकते हैं, ताज़े जल से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारे ताज़े जल हैं उसमें हम जो है सीधा जाल लगा सकते हैं, मछलियाँ पकड़ सकते हैं। लेकिन समुद्र में जाल लगाना इतना आसान भी नहीं होता, तो वहाँ पर हम नावों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो प्रतिध्वनि है, इको साउंड है, उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो उससे जो है मछलियों को, बड़े बड़े समूह को देखा जा सकता है ये मछली कहाँ पर हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं। मिश्रित मछली संवर्धन से देसी विदेशी मछलियां पाई जा सकती हैं। तो देसी और विदेशी दोनों मछलियां हो जाएंगी। ऐसे तंत्रों से अधिक मात्रा में मछली प्राप्त होती है। एक ही तालाब में 5 या 6 मछली की जातियों को बढ़ाया जा सकता है। मछलियां एक स्थान पर रहकर पानी की अलग अलग सतहों से भोजन प्राप्त करती हैं। ग्रास कारिया जाति की मछलियां तो खरपतवार तक खा लेती हैं। मछलियों में आहार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती, मतलब वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करती हैं। तालाब के हर भाग में स्थित आहार का उपयोग हो जाता है। तो ये हमारे पास मिश्रित मछली संवर्धन के लाभ। अब आता है मधु उत्पादन, शहद बोलते हैं जिसको, मधु को हम। तो मधु उत्पादन के लिए उपयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से अच्छी गुण होने चाहिए। मधुमक्खी हमें पालन करना है तो उसमें क्या क्या, एक तो जो मधु को यानी कि शहद को इकट्ठा करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो डंक, हमारे वही लड़ेंगी, तो हमें लोकल भाषा में बोलते हैं भी लड़ गई, तो वो यदि डंक मारेंगी तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। वो निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहे और प्रजनन तीव्रता से करे। ये भी नहीं भाई छत्ता लगाया भाग गई, छत्ता लगाया भाग गई। और प्रजनन का मतलब अपने बच्चों को जब जन्म देती हैं, अंडे देती हैं, तो ज़्यादा अंडे दें वो, ताकि जो है मधुमक्खियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमें ज़्यादा शहद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तो ये था हमारा आज का लेसन, साइंस 9वीं का खाद्य संसाधनों में सुधार। आई एम राजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये आपका अपना। प्यारे बच्चों, जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान जो है आप घर पर रहें, बाहर ना निकलें, और अपने आसपास का भी जो है ध्यान रखें। अपने माता पिता की सेवा करें, पेरेंट्स की सेवा करें, और जो आपको स्कूल से घर का कार्य मिलता है, क्योंकि अब स्कूल जाना संभव नहीं है,
हमें खुद ही पढ़ना है। तो जो भी आपको काम दिया जाता है उसको जो है अच्छी लगन से, अच्छी मेहनत से कीजिए। और जो आप काम करते हैं उसको जो है आप टीचर को ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि जब आप टीचर के पास अपना काम भेजते हैं तो उसको बहुत खुशी मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद।